हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे लोक सेवा का विकास क्रम कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो ये टॉपिक अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। यूजीसी नेट बोथ सब्जेक्ट, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस में जो पब्लिक एड पूछा जाता है उसके लिए, या पब्लिक एड से जो नेट होता है उसके लिए। और इसके अलावा अगर हम देखें तो चूंकि अगर हम गौर करें तो पॉलिटी के लिए जो इंडियन पॉलिटी का पीसीएस प्री में या आईएएस प्री में या मेंस में जो सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ से कवर नहीं हो पाता। तो अगर हम इसको साथ में लेकर चलें, स्पेशली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक आती है लक्ष्मीकांत की, उसके कुछ चैप्टर को थोड़ा सा हल्का सा इग्नोर कर दें तो हमें लगता है कि इसका ऑलमोस्ट जो जितना चैप्टर है वो सेकेंड पेपर चाहे मेंस हो चाहे पीटी का अगर जीएस का पेपर देखें तो यहाँ से आने के चांसेस बढ़ रहे हैं आजकल जिस तरीके से प्रश्न की टेंडेंसी दिख रही है। तो लोक सेवा का विकास क्रम हम जानते हैं कि लोक सेवा और लोक सेवा प्रणाली की भारत में शुरुआत पहली बार ब्रिटिश शासकों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान हुआ था 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में इसका विकास ब्रिटिश शासकों के द्वारा हुआ था। प्रारंभ में क्या हुआ कि वाणिज्यिक कार्य में लगे ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों को कंपनी की स्थल सेना और नौसेना के कर्मचारियों से अलग रखने के उद्देश्य से इनको लोक सेवक कहा जाता था। मतलब लोक सेवक शब्द अलग रख दिया गया ताकि नौसेना और स्थलीय जो सेना है उनसे अलग रखा जाए, इनको किया जा सके। 1675 में कंपनी ने पदों को नियमित तौर पर निम्नलिखित ढंग से श्रेणीबद्ध करने की परंपरा डाली और उसमें देखिए आप, जैसे अप्रेंटिस हो गया, राइटर, फैक्टर, जूनियर मर्चेंट, सीनियर मर्चेंट, है ना। तो फैक्टर इसमें से बहुत बार पूछा गया है तो फैक्टर ध्यान में रखिए, है ना। अगर हम देखें लोक सेवक शब्द का प्रयोग तो 1765 तक 1765 में बहुत इंपॉर्टेंट संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि आफ्टर द बक्सर वार। 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई, फिर उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। तो ये कहा जाता है कि 1765 तक लोक सेवक शब्द का प्रयोग कर कंपनी के आधिकारिक अभिलेखों में होने लगा था। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रयासों के फलस्वरूप लोक सेवा का उदय हुआ। और इसके अलावा अगर हम देखें तो वेलेस्ली का भी कुछ न कुछ महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा था। तो चूंकि वारेन हेस्ट कॉर्नवालिस को कहा जाता है सिविल सेवा का जनक, क्लियर, लेकिन वह भारतीयों के प्रति, जो भारतीय थे उनके प्रति वो पूर्वाग्रही था। मतलब उसका मानना था कि जो उच्च पद है उसको आरक्षित कर दिया जाना चाहिए अंग्रेजों के लिए, क्योंकि ये जो सिस्टम है यहाँ पे लोक सेवकों का जो सिस्टम है सिविल सर्वेंट्स का, ये ब्रिटेन की प्रणाली है। तो इसे भारतीय लोग सक्षम नहीं होंगे इसे चलाने के लिए या इसमें वर्क करने के लिए, ठीक है। तो कॉर्नवालिस की नीति जो थी लोक सेवकों के प्रति या भारतीयों के प्रति कहिए तो निम्न तर्कों पर आधारित थी। पहला था, उसे भारतीयों की निष्ठा और योग्यता पर विश्वास नहीं था। उसकी सोच थी कि भारत में ब्रिटिश शासन को स्थापित और संगठित रखने का कार्य भारतीय मूल के लोगों पर नहीं छोड़ा जा सकता। और इसके अलावा देखें तो उसका मानना था कि भारत में ब्रिटिश मॉडल पर, जैसा कि हमने कहा, कि आधारित प्रशासन केवल अंग्रेजों द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है, भारतीयों द्वारा नहीं। और इसके अलावा वह सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों को ब्रिटिश समाज के प्रभावशाली लोगों के लिए आरक्षित रखना चाहता था। मतलब अभी तक किस प्रकार की प्रणाली थी, ये किस प्रकार की प्रणाली की बात कर रहा है, ये पैट्रोनेज सिस्टम की बात कर रहा है, संरक्षण प्रणाली की बात कर रहा है, ठीक है। वर्ष 1800 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद करिए। ये पीटी में भी कई बार पूछा गया है कि किस वर्ष वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में, या कहाँ की थी। तो वेलेस्ली के इस कार्य को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का समर्थन नहीं मिला, जिन्होंने प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इंग्लैंड के हेलेबरी में वर्ष 1806 में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की। तो ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना क्यों हुई थी? ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए हुई थी। कहाँ हुई थी? हेलेबरी में 1806 में। लेकिन आगे हम देखेंगे कि 1858 में इसे समाप्त कर दिया जाता है, क्लियर। अब इसके अलावा देखिए, तो चूंकि अभी पैट्रोनेज सिस्टम चल रहा था
तो 1833 का जब चार्टर एक्ट आता है, जिसके माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, वो भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है। क्लियर? तो उसके माध्यम से खुली प्रतियोगिता प्रणाली की बात की गई कि अब चयन का आधार, जो लोक सेवकों के चयन का आधार है, वो परीक्षा होना चाहिए, एग्जाम के माध्यम से होना चाहिए। क्लियर? और भारतीयों को कंपनी के अंतर्गत रोजगार, पद और अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया। तो सर्वप्रथम 1833 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि खुली प्रतियोगिता प्रणाली होनी चाहिए और भारतीयों के साथ रोजगार, पद, अधिकार से संबंधित, मतलब भारतीयों को इन तीनों चीजों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, है ना। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह लागू नहीं हो पाया था और वो चाहते थे कि जो पेट्रोनेज सिस्टम है, संरक्षण प्रणाली, वो जारी रहे। लेकिन इसके बाद हम देखें तो 1853 में, फिर 1853 में जो एक्ट आता है, फिर उसके बाद 1854 में मैकाले समिति आती है। तो इन सब के माध्यम से खुली प्रतियोगिता का सूत्रपात किया गया। अर्थात प्रश्न यहाँ पे आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के माध्यम से सिविल सेवा से पैट्रोनेज सिस्टम को हटा दिया गया, अर्थात संरक्षण प्रणाली को किस एक्ट के माध्यम से हटा दिया गया। तो वो एक्ट है 1853। और अगर समिति पूछे तो मैकाले समिति याद रखिए। वो सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1854 में मैकाले समिति का गठन क्यों किया गया था। भारतीय लोक सेवा में सुधार से संबंधित था, खुली प्रतियोगिता को लाना था। क्लियर? और इसकी सिफारिशें दी गई हैं, देख लीजिए। भर्ती खुली प्रतियोगिता के आधार पर होनी चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 18 से 23 वर्ष की होनी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन लंदन में किया जाना चाहिए और हेलबरी स्थित ईस्ट इंडिया कॉलेज को बंद किया जाना चाहिए। अर्थात ये किस समिति की सिफारिश पर किया गया था कि हेलबरी स्थित ईस्ट इंडिया कॉलेज को बंद किया जाना चाहिए? ये मैकाले समिति की सिफारिश पर आया था। और अगर पूछे कि आईसीएस, जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, इंपीरियल सिविल सर्विसेज है, उसका प्रावधान किस एक्ट के माध्यम से किया गया, तो वो एक्ट था 1853 का एक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट हैं, जो कि नेट हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, उसमें चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, वहाँ यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।